हेलो दोस्तों, आज हम देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है देवनागरी लिपि। पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिपि, लिपिकर आदि शब्द का उल्लेख मिलता है। पाणिनि की क्या है, कौन सी रचना थी? अष्टाध्यायी में किसका उल्लेख मिलता? लिपि, लिपिकर का उल्लेख मिलता है। किसी भाषा की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह, संकेत जिस रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि। चितले के अनुसार ध्वनि और वर्ण चिन्हों के संबंध का नाम ही लिपि है। ये किसकी परिभाषा है? चितले की। एक ही चिन्ह यदि एक ध्वनि यात हो जाए तो लिपि का उद्देश्य सफल माना जा सकता है। भारत की प्राचीन लिपियाँ। जैन साहित्य के पन्नवना सूत्र में 18 लिपियों के नाम दिए गए हैं। कितनी लिपियों के नाम दिए गए हैं? 18 लिपियों के। बौद्ध साहित्य की संस्कृत पुस्तक ललित विस्तार में 64 लिपियों के नाम है। कौन सी पुस्तक में? ललित विस्तार में कितनी लिपियां हैं? 64। हमारे देश के पुराने शिलालेखों और सिक्कों पर 2 प्राचीन लिपियां मिलती है। कौन कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्टी। कौन कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी लिपि के सर्वप्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिपीरावा के स्तूपों से प्राप्त होते हैं तथा राजस्थान के अजमेर जिले के बडली गांव के शिलालेखों से प्राप्त होता है। ब्राह्मी लिपि का विकास। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत में 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कब से कब तक हुआ है? 5वीं शताब्दी से 350 ईस्वी तक। 350 ईस्वी के बाद यह 2 शैलियों में बट गई। कौन कौन सी? उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। जिस शैली का प्रयोग उत्तर भारत में हुआ वह उत्तरी शैली कहलाई तथा जिस प्रकार दक्षिण भारत में हुआ, जिस का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ, वह कौन सी कहलाई? दक्षिणी शैली। इन्हीं दोनों शैलियों से भारत की अन्य लिपियों का विकास हुआ था। अन्य लिपियों का विकास किससे हुआ था? उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली, जो किससे निकली थी? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का नामकरण। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी का भी विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी एक अक्षरिक लिपि है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, अर्थात एक वर्ण जो एक अक्षर के लिए उच्चारित है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला वैज्ञानिक है। देवनागरी की लिपि क्या है? वैज्ञानिक। भारत की प्राचीनतम राष्ट्रीय ब्राह्मी में विकसित देवनागरी लिपि अन्य भारतीय लिपियों के समान बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह भारत की राष्ट्रीय प्रधान लिपि है जिसे संविधान ने राजलिपि का पद प्रदान किया है। देवनागरी लिपि नागर, देवनागर, बाल बोध, नंदनी नागरी इत्यादि विभिन्न नामों से जाना जाता है। नागरी लिपि का क्षेत्र। नागरी लिपि मध्य प्रदेश की लिपि है किंतु इसका क्षेत्र व्यापक है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नागरी लिपि का स्वरूप कैसा है? अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि में सुधार हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं? देवनागरी में सुधार का इतिहास मराठी पत्र केसरी और लोकमान्य तिलक के तिलक टाइप से जुड़ा है। तिलक टाइप के फ़ॉन्ट में कितने अक्षर थे? 190। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फ़ॉन्ट, जिसे तिलक फ़ॉन्ट कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया था। सबसे पहले हिंदी लिपि का फ़ॉन्ट किसने तैयार किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव किसने रखा था? श्याम सुंदर दास ने। महाराष्ट्र में रानाडे, सावरकर आदि ने देवनागरी को सरल बनाने के लिए की 12 खड़ी तैयार की।
1935 ईस्वी में पहली बार सार्वजनिक रूप से हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में लिपि सुधार की बात उठी थी। सम्मेलन के अध्यक्ष गांधी जी ने इस हेतु नागरी लिपि सुधार समिति गठित की, जिसने 1941 ईस्वी में 14 सूत्री संशोधनों का सुझाव दिया था। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका कालेलकर। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने स्वर खड़ी में सुधार पर बल दिया। 1945 में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने देवनागरी लिपि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 31 जुलाई 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। इस समिति ने ए की 12 खड़ी को अस्वीकृत कर दिया था एवं अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का प्रस्ताव दिया। त्रय अक्षर को निकालने का प्रस्ताव 1953 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। त्रय अक्षर को निकालने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 1953 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार हेतु एक अखिल भारतीय समिति का गठन हुआ। किसके द्वारा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तन के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 और 29 नवंबर को 1953 में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझाव पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि के आधार पर इसका नाम नागरी पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार गुजरात में नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसका प्रयोग नगरों में होता था, अतः इसका नाम नागरी पड़ा था। काशी को देवनगर कहा जाता है। काशी को क्या कहा जाता है? देवनगर। वहाँ प्रचलित होने के कारण देवनागरी कहलाई थी। यह क्या कहलाई थी? देवनागरी। पंडित किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार देश की राष्ट्रभाषा किसी समय जो प्राकृत थी उसका नाम नागर था। वह नागर भाषा या नागरी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती थी उसे भी लोग नागरी कहने लगे। देवनागरी लिपि के वेद कौन कौन से हैं? अर्धनागरी, पूर्वी नागरी, नंदी नागरी और नागरी। अर्धनागरी, पूर्वी नागरी और नंदी नागरी और नागरी। देवनागरी लिपि का प्रयोग देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग 7वीं-8वीं शताब्दी गुजरात के राजा भट्ट के शिलालेख में हुआ था। किसमें हुआ था? राजा भट्ट के शिलालेख में। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा इसका प्रयोग किया गया। 9वीं सदी में इसका प्रयोग बड़ौदा के ध्रुवराज द्वारा किया गया। अंग्रेजों के समय मदन मोहन मालवीय के पर्यटन से उत्तर प्रदेश की कचहरियों में देवनागरी का प्रयोग हुआ तो बिहार में अयोध्या प्रसाद खत्री के पर्यटन से। कोलकाता हाई कोर्ट ने जस्टिस शरद चरण मित्तर ने सर्वप्रथम देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में अपनाने को कहा था। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ था? सबसे पहले क्या आई? ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी और देवनागरी। कैसे हुआ था इसका विकास? पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन लिपि और उसके बाद देवनागरी लिपि। भाषा, भारत की भाषाएं और उनकी लिपियां। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी और कोंकणी, इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। उड़िया की उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम।
गुजराती की, गुजराती पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। देवनागरी लिपि के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। कौन सी डेट थी उस दिन? 28-29 नवंबर 1953। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। देवनागरी लिपि में जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है। देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, अर्थात जो हम कोई भी वर्ड लिख के उसके ऊपर लाइन लगाते तो उसे क्या कहते हैं? शिरोरेखा। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। अशोक का सार ए कुना अभिलेख 2 लिपियों ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त हुआ है। ग्रीक और अरमाइक में। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी है। अशोक का मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी में है। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर। ब्राह्मी लिपि को लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। सिंधु काल की लिपि को क्या कहा जाता है? चित्राक्षर। और अब क्या है? अक्षरात्मक। अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था। भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख मिलता है। ललित विस्तार में अशोक के समय की लिपि का नाम ब्राह्मी मिलता है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है। प्राचीन भारत में खरोष्टी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लिपि के अर्थ में नागरी और देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बने थे। मुद्रण के लिए जो देवनागरी टाइप थे वो कहाँ बने थे? यूरोप में। देवनागरी में प्रकाशित सबसे पहली पुस्तक चाइना इलस्ट्रेटा है। भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स विलिकन्स और पंचानन को 1778 ईस्वी में। देवनागरी लिपि में सुधार का श्री गणेश लोकमान्य तिलक ने 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के माध्यम से किया था। 1926 तक उन्होंने टाइपों में छटाई करते करते 190 टाइपों का एक फ़ॉन्ट बना लिया जिसे तिलक फ़ॉन्ट कहते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश अराज ने अपनी पुस्तक नागरी लिपि समस्याएं और समाधान में लिखा है कि शिरोरेखा हटा देने से लेखन गति लगभग दुगनी हो जाएगी। यदि शिरोरेखा को हटा दिया जाए तो उसकी गति लिखने की क्या हो जाएगी? दुगनी। ये किसने कहा है? ओम प्रकाश अराज ने। ओम प्रकाश अराज की पुस्तक का क्या नाम है? नागरी लिपि समस्याएं और समाधान। महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में काका कालेलकर द्वारा सुझाई गई 12 खड़ी कौन सी थी? का प्रयोग किया जाता था। कोलकाता में जस्टिस शारदा चरण मित्तर ने सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना की और देवनागर पत्र के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया। संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो वह देवनागरी के हैं। ये किसने कहे थे? सर आइजक पिटमैन ने। सर आइजक पिटमैन ने क्या कहा था? संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो वह किसके हैं? देवनागरी के।
नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं, यह किसने कहे थे? आचार्य विनोबा ने। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह किसने कहा? राहुल साकृत्यायन ने। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार के लिए एक समिति का गठन किया। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने पूर्व के सभी सुझावों का अध्ययन करने के उपरांत अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी कि 12 खड़ी भ्रामक है, मात्राएं यथास्थान बनी रहे, किंतु उन्हें थोड़ा दाहिने ओर हटाकर लिखा जाए। अनुस्वार और पंचाक्षर के स्थान पर अंग का प्रयोग किया जाए। द्विविध अक्षरों में अ, ज, ब, त्र, स्र स्वीकृत किए जाएं। पाई वाले व्यंजनों को छोड़कर संयोग में हलंत चिन्ह लगाए जाएं। भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई, यह कथन वूलर का है। प्राचीन देवनागरी का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। प्राचीन देवनागरी का विकास किससे हुआ? कुटिल लिपि से। बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय किसे है? भूदेव मुखोपाध्याय को। भूदेव मुखोपाध्याय को। ध्वनि के अनुरूप संकेत का है दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर होती है उसे क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे बद्ध अक्षर कहते हैं। देवनागर पत्र के संपादक कौन थे? जस्टिस शारदाचरण मित्र। जस्टिस शारदाचरण मित्र। एक आदर्श लिपि का सबसे बड़ा दोष एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति और एक ध्वनि के लिए एकाधिक संकेतों का प्रयोग होना है। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? महादेव गोविंद रानाडे ने। महादेव गोविंद रानाडे ने। कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव किसने किया? सुनीति कुमार चटर्जी ने। सावरकर बंधुओं की 12 खड़ी का प्रयोग हरिजन सेवक समाचार पत्र में होता था। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 ईस्वी में काशी में हुआ। सेवाग्राम लिपि का संबंध महात्मा गांधी से है। लोक नागरी लिपि का संबंध आचार्य विनोबा भावे से है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि समिति का गठन 1945 ईस्वी में किया। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधाकृष्ण दास थे। काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया? 1947 में। ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं 500 ईसा पूर्व अशोक के शिलालेखों में। देवनागरी का मानकीकरण 1966 ईस्वी में केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने किया था। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने कब किया? 1966 में। समस्त भारत के लिए एक भाषा और एक लिपि की नितांत आवश्यकता है। देवनागरी लिपि देश भर में प्रचलित और वैज्ञानिक है, इसीलिए उसे देश भर की भाषाओं की लिपि के रूप में मान्य किया गया है। ये किसने कहे हैं? कृष्ण स्वामी अय्यर ने। ये हमारा देवनागरी लिपि का टॉपिक था।